वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ केमिस्ट्री। आज फिर से हम लोग केमिस्ट्री के एक नए लेक्चर को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि पिछली क्लास में आपको पता है कि ठोस क्रिस्टलीय ठोस को हम लोगों ने 4 भागों में बांटा था: आयनिक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजक और धात्विक। उनका प्रॉपर्टीज वगैरह जो है हम लोगों ने ऑलरेडी पहले ही लेक्चर 2 में बता दिया है, तो आप उसको बैक जाकर देख सकते हैं। अब उसमें से कुछ बच्चों का 1-2 शब्द आए हैं जिसके बारे में हम लोग को डील करना है थोड़ा गहराई से। एक आया है द्विध्रुव आघूर्ण और एक आया है वान डेर वाल्स बल। तो आज हम लोग जो अपना टॉपिक लेकर चलेंगे वो चलेंगे द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसका मान कैसे निकालते हैं, इसकी इकाई क्या होती है और विभिन्न यौगिकों के लिए किसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा, किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, किसका शून्य होगा। तो गौर कीजिएगा, आज का हमारा टॉपिक है द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट में जब हम लोग एंट्री मारते हैं तो सबसे पहला सवाल उठता है कि ये डाइपोल मोमेंट कैसे यौगिकों में होगा। तो पहली तो चीज आप लोग ऑलरेडी जान लीजिए कि ये ध्रुवीय यौगिक में होगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप डाइपोल मोमेंट निकालने जाते हैं तो ध्रुवीय अणु के एक किनारे पर धन जबकि दूसरे किनारे पर ऋण आवेश होता है। ठीक है, तो मान लीजिए एक ध्रुवीय यौगिक है इस प्रकार ए और बी। तो ए और बी है तो ए बी बना है, इसके ऊपर आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से प्लस आ गया है और इसके ऊपर आंशिक रूप से क्या आ गया है, माइनस। तो ऊपर जो आंशिक रूप से प्लस या माइनस आया है इसको हम Q के द्वारा डिनोट कर देते हैं। Q मतलब आवेश का परिमाण, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम D से डिनोट करते हैं। D मतलब दोनों आवेश, यानी धन आवेश और ऋण आवेश के बीच की दूरी। तो यहां पर आपको पता चल गया कि ध्रुवीय अणु में एक किनारे पर धन आवेश रहता है और दूसरे किनारे पर ऋण आवेश रहता है। क्लियर? इस प्रकार का जो अणु होगा उसके आवेश में समान परिमाण वाले 2 ध्रुव होंगे। समान परिमाण मतलब जितना यहां पर धन होगा उतना ही यहां पर ऋण होगा, जितना प्लस उतना ही माइनस। तो इस प्रकार का जो अणु होगा इसमें जो आवेश होगा वो समान परिमाण वाले होंगे, यानी कि उनका आवेश बराबर होगा, यानी जितना प्लस उतना माइनस होगा। और बराबर प्लस माइनस होने के बाद ये विद्युतः उदासीन हो जाएंगे। तो ऐसा अणु जो होता है द्विध्रुवीय अणु कहलाता है, यानी इसमें 2 ध्रुव हैं, एक प्लस और एक माइनस। और जब द्विध्रुव अणु होगा तो ही द्विध्रुव आघूर्ण निकलेगा। क्यों? क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा इस प्रकार है जो कि बता रहे हैं। जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो धन या ऋण आवेश के परिमाण, यानी पहले ही आपको बोले कि इस आवेश को हम लोग Q से डिनोट कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहां पर प्लस Q आवेश है और यहां पर क्या है, माइनस Q आवेश है। ठीक है, तो जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो धन या ऋण आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी का गुणनफल होता है। ठीक है, तो द्विध्रुव आघूर्ण का अगर आपको डिफिनेशन जानना है तो फिर से रिपीट कर रहे हैं। द्विध्रुव आघूर्ण धन या ऋण आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यानी इसका गणितीय रूप हम देखेंगे, इसका गणितीय रूप क्या होगा, इसका गणितीय रूप होगा म्यू बराबर Q इंटू डी। म्यू क्या है, तो म्यू है द्विध्रुव आघूर्ण, Q क्या है, तो ये आवेश का परिमाण जो कि बराबर है, धन और ऋण दोनों ही बराबर है, केवल साइन विपरीत है। डी दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है, तो यहां पर म्यू बराबर द्विध्रुव आघूर्ण, Q आवेश का परिमाण और D दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। अब यहां हम बात करें कि Q का वैल्यू कितना होता है और D का वैल्यू कितना होता है। Q का वैल्यू जो होता है, ध्यान दीजिएगा यहां पर, जहां म्यू बराबर आपका ऑलरेडी क्लियर हो गया, म्यू बराबर क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, मतलब डाइपोल मोमेंट है। Q क्या है, आप लिख भी सकते हो, Q आवेश का परिमाण और D दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अगला पॉइंट देखिएगा, Q का वैल्यू कितना होता है, Q बराबर कितना होता है, तो 1 × 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट।
मतलब ये इसको सिंपली लिखे तो 1 गुणे 10 के पावर माइनस 10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। और आर का वैल्यू कितना होता है, तो आर का वैल्यू अगर बात करें, आर यानी डी, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी, जिसको हम लोग आर से भी डिनोट करते थे। फिजिक्स में अक्सर डी का यूज होता है, हम लोग भी यहाँ पे डी का यूज कर रहे हैं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के लिए। तो डी का वैल्यू जो होता है वो 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर होता है, जो कि 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर, राइट। तो यहां पर Q 1 गुणे 10 के पावर माइनस 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, और D जो है 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, यानी 1 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि यहाँ मीटर में है। मीटर को यदि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 घातांक घट जाएगा, तो माइनस 8 सेंटीमीटर आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो म्यू का वैल्यू मिलेगा हम लोग को। तो म्यू बराबर क्या है हम लोग का, Q इंटू डी। गौर कीजिएगा, इस लेक्चर को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको Q का डिफिनेशन क्या है क्या नहीं है, और इसका मापन कैसे करते हैं, कैसे किसी में इसका मान 0 होगा और किसी में 0 नहीं होगा, और उसके अंत में हम लोग 4-5 प्रश्न ऐसे बनाएंगे जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिसमें आपको डिस्टर्बेंस होती है। तो जब तक आप इसको अंत तक नहीं देखिएगा, इसको क्लियरिफाई नहीं कर पाइएगा। तो गौर से देखिए, म्यू बराबर Q इंटू डी बराबर यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो Q का वैल्यू कितना आया है, 1 इंटू 10 द पावर माइनस 10 एंड इंटू यहाँ पे 10 द पावर माइनस 8 इजिकल टू ये हो जाता है 10 द पावर माइनस 18, माइनस 10 माइनस 8 ऐड हो जाता है, तो 10 द पावर माइनस 18 हो जाता है। तो 10 द पावर माइनस 18 के साथ आप इकाई क्या लगाओगे, तो आपको पता है ये 1 इंटू 10 द पावर माइनस 10 जो है ESU है, तो ESU यहाँ पर रहेगा, और डॉट डाल दिए, सेंटीमीटर पे लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और ये सेंटीमीटर, डॉट यहाँ पे डाल दिए, ये अलग करने के लिए हाइफन का चिन्ह दे दिए, ये 2 यूनिट है। तो यहाँ पर आप ESU और सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करके म्यू का वैल्यू निकाल दीजिए, 10 के पावर माइनस 18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको 1 डेबाई कहते हैं। तो देयरफॉर म्यू बराबर आपको क्या मिला, 1 म्यू बराबर मिल गया आपको 10 के पावर माइनस 18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर, बराबर इसको बोलते हैं 1D। डी का मतलब होता है डेबाई, डेबाई इकाई है द्विध्रुव आघूर्ण की। डेबाई को हम लोग CGS सिस्टम में लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सेंटीमीटर का यूज किए हैं, तो सेंटीमीटर का यूज किए हैं, तो ये CGS सिस्टम में है। ये कौन सी पद्धति में है, CGS सिस्टम में, ठीक है। तो ये CGS सिस्टम में है इसकी इकाई। लेकिन यदि आप इसको आप SI सिस्टम में बदलना चाहते हो, तो SI सिस्टम में बदलना चाहते हो तो इसकी इकाई क्या होगी, तो म्यू की इकाई जो हो जाएगी कूलाम मीटर हो जाएगी। कूलाम मीटर का मतलब ये हुआ कि हमको ESU को बदलना पड़ेगा कूलाम में, और सेंटीमीटर को बदलना पड़ेगा मीटर में। अब ये बताइए 1 ESU में कितना कूलाम होता है, तो 1 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बराबर 3.366 गुणे 10 के पावर माइनस 10 कूलाम होता है। गौर कीजिएगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट 1 ESU बराबर 3.336 गुणे 10 के पावर माइनस 10 कूलाम होता है। गौर कीजिए आगे, अगर बात करें सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए, तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 100 से डिवाइड करोगे तो 10 के पावर माइनस 2 मीटर, ठीक है। तो 1 ESU जो है उसका वैल्यू हो गया 3.366 गुणे 10 के पावर माइनस 10 कूलाम, और 1 सेंटीमीटर बराबर हो गया 10 के पावर माइनस 2 मीटर। अब इस इकाई को हम लोग SI सिस्टम में बदल रहे हैं, ठीक है। तो 1 डेबाई बराबर, जब SI सिस्टम में जाओगे तो कितना होगा, 1 डेबाई बराबर SI में अब जाओगे तो ये CGS से किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, SI में। तो 1 डेबाई बराबर कितना था, ESU सेंटीमीटर कितना था बाबू, तो 10 के पावर माइनस 18 ESU एंड सेंटीमीटर, ठीक है। तो ESU को हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है, कूलाम में, और सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो ये जो ESU आया है, ESU वाले को कूलाम में चेंज करने के लिए इतना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी गुणे 3.366 और गुणे 10 के पावर माइनस 10। ESU को चेंज कर दिए हम कूलाम में। अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो गुणे 10 के पावर कितना लाना पड़ेगा, माइनस 2। तो यहाँ जो है
यूनिट अगर दिखाते हुए चलना चाहते हो तो ये कूलाम हो गया, गुणे ये 10 के पावर माइनस 2 क्या हो गया मीटर। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -18 -10 और -2 दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो देयरफॉर ये बराबर कितना हो जाएगा, तो 3.366 ये इसी तरह रह गया, कोई मल्टीप्लाई करने वाला राशि नहीं है। अब इसको ऐड कर दिया हम लोग तो गुणे 10 के पावर -30 30 18 10 2 30 और कूलाम और ये क्या हो गया मीटर। ये हो गया किस सिस्टम में, एसआई सिस्टम में, ठीक है। तो आपके एसआई सिस्टम में इकाई हो गई। तो ये हुई बात इकाई की आपकी कि इसकी इकाई क्या होती है। अगली बात देखते हैं, तो ये जो द्विध्रुव आघूर्ण है ये फिजिक्स में बहुत ज्यादा पढ़ना होता है, केमिस्ट्री में भी बंधन में आ जाता है, ध्रुवीय यौगिकों में, ध्रुवीय सहसंयोग यौगिक में। तो फिजिक्स में आप पढ़े होंगे कि द्विध्रुव आघूर्ण यानी म्यू एक सदिश राशि होती है और सदिश राशि होती है म्यू। तो म्यू को जो सूचित किया जाता है वो किस चिन्ह के द्वारा किया जाता है, तो म्यू को सूचित किया जाता है इस तरह, और यहाँ पे एक चिन्ह दे दिया जाता है, सदिश राशि का चिन्ह है। तो म्यू जो है, जब भी म्यू को सूचित करना होगा, द्विध्रुव आघूर्ण को सूचित करना होगा बंधन में, तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये द्विध्रुव आघूर्ण को दर्शाएगा कब, जब बंधन होगा तब। ये कौन सा बंधन होगा, तब ध्रुवीय बंधन होगा तब। अब सवाल उठेगा कि इसको हम किससे किसकी ओर दर्शाएंगे, तो धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर दर्शाएंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लस है और इधर क्या है माइनस है, तो यहाँ पर जब द्विध्रुव आघूर्ण दर्शाना होगा तो आप प्लस की ओर से निकालकर माइनस की ओर इस तरह लेकर जाइएगा और यहाँ पर चिन्ह लगा दीजिएगा। तो ये आपको बता देगा कि यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है। ये द्विध्रुव आघूर्ण को शो करने के लिए किया गया है। मतलब ये जो यौगिक है वो ध्रुवीय है, जो अध्रुवीय होगा उसमें ये चिन्ह कभी भी नहीं आएगा, जो ध्रुवीय होगा उसमें आएगा, क्योंकि ध्रुवीय में ही द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो ये बात हुई द्विध्रुव आघूर्ण के परिचय की, द्विध्रुव आघूर्ण का डिफिनेशन का, उसके फॉर्मूले का और उसके मान का, कि उसका मान एसआई में क्या होगा, कूलाम में क्या होगा, डेबाई क्या है, कूलाम और मीटर क्या है, इसका वैल्यू टोटल कंप्लीट कितना है और इसका संकेत क्या होगा, प्लस ये किस से किसकी ओर दर्शाया जाएगा, तो धन से ऋण ध्रुव की ओर दर्शाया जाएगा। अब हमको ये देखना है कि हम कैसे ये क्लियर करेंगे कि कोई जो ध्रुवीय यौगिक है उसमें द्विध्रुव आघूर्ण होगा कि नहीं होगा। तो द्विध्रुव आघूर्ण का वैल्यू आपको पता चल गया, Q और D पर डिपेंड करता है और Q और D का जो वैल्यू है वो आपको लिस्ट से निकालना पड़ेगा। विभिन्न प्रकार की बुकों में लिस्ट दिया रहता है। हम लोग यहाँ पर ध्रुवता की मात्रा ज्ञात करने का तरीका बता रहे हैं। यानी जो दो यौगिक हैं, दो तत्वों से जो यौगिक बना है उनमें जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसका पता तभी लगेगा जब हम ध्रुवता की मात्रा को ज्ञात करेंगे। ध्रुवता की मात्रा को कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम इसमें दो प्रकार के यौगिक ले लेते हैं। एक ले लेते हैं द्विपरमाणविक और एक ले लेते हैं बहुपरमाणविक। तो यदि हम लोग ध्रुवता की मात्रा ज्ञात करने जाते हैं तो गौर कीजिएगा, ध्रुवता की मात्रा ज्ञात करना कैसे होगा। कंप्लीट। तो ध्रुवता की मात्रा ज्ञात करना कैसे होगा इसको देखिए। तो पहला हम लोग लेते हैं द्विपरमाणविक अणु में, द्विपरमाणविक में, द्विपरमाणविक का मतलब इसमें दो ही परमाणु होंगे। दो परमाणु का मतलब ये हो गया कि HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, ऐसे। तो जब इन्हीं द्विपरमाणुओं को हम लेते हैं तो इसमें जिसमें ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होगा उसकी ध्रुवता अधिक होगी, मतलब उसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान अधिक होगा। यानी ध्यान दीजिए, अगर उनका बॉन्ड बनाना चाहें हम तो H सिंगल बॉन्ड F बनेगा, H के ऊपर आंशिक रूप से प्लस, F के ऊपर आंशिक रूप से माइनस, और प्लस से माइनस की ओर जाएगा क्या, द्विध्रुव आघूर्ण, प्लस से माइनस की ओर। HCl में बनाएंगे तो H सिंगल बॉन्ड Cl होगा, यहाँ भी H के ऊपर आंशिक रूप से प्लस, Cl के ऊपर आंशिक रूप से माइनस, और इधर भी सदिश राशि को इस तरह दर्शाएंगे द्विध्रुव आघूर्ण को। और यदि बात करें HBr की तो HBr भी इसी तरह चलेगा, HBr यहाँ भी आंशिक रूप से प्लस और आंशिक रूप से माइनस, यहाँ भी ये द्विध्रुव आघूर्ण को दर्शा रहा है। अगला हम ले लेते हैं H सिंगल बॉन्ड, क्या ले ले हम I, यहाँ भी आंशिक रूप से प्लस, आंशिक रूप से माइनस, ये भी द्विध्रुव आघूर्ण को दर्शा रहा है। यहाँ पर हमारा सवाल था
कि ये द्विपरमाणु वाले जो होंगे जिसमें अलग अलग तत्व हैं विद्युत ऋणात्मकता वाले, अगर ये समान होते, H2 होता, N2 होता, O2 होता, तो ये आवेश का स्थानांतरण ही नहीं होता। आवेश का यदि स्थानांतरण नहीं होता तो Q का वैल्यू जीरो हो जाता। Q का वैल्यू जीरो हो जाता तो म्यू बराबर जो आप लिखते हो Q इंटू डी, यहाँ पे Q का वैल्यू डी जीरो रखना पड़ता है, तो टोटल वैल्यू जीरो हो जाता है। जैसे H2 होता, Cl2 होता, Br2 होता, मतलब अध्रुवीय होते तब। यहाँ पे ये अध्रुवीय नहीं है, ध्रुवीय है। अब इसमें आपका सवाल है कि इसमें किसकी द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होगा। ये द्विपरमाणिक होगा तब की बता रहे हैं, तो इसमें किसका अधिक होगा, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है जिसकी ऋणात्मकता अधिक होगी उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होगा। जैसे F की ऋणात्मकता अधिक है तो इसका अधिक होगा, इससे कम Cl का, इससे कम Br के यहाँ, और इसके सबसे कम कहाँ होगा, I जहां लगा है वहां पर होगा। अब सवाल उठता है कि इनका द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। तो जब हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं और Q एंड D को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब HF की बात करते हैं तो Q का वैल्यू और D के वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 1.78 डिवाइड, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है। ये जब तक आपको Q और D प्रश्न में नहीं दिया रहेगा तब तक आप अपने नहीं निकाल सकते हो। हाँ, इसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, लेकिन देखकर ये बता सकते हो कि किसका द्विध्रुव आघूर्ण जो है अधिक होगा। इसका एक्यूरेट वैल्यू आप तभी निकालोगे जब प्रश्न में आपके Q और D का वैल्यू दिया रहेगा न्यूमेरिकल में। अगर नहीं दिया है तो यहाँ पर ऋणात्मकता देखकर आप ये बता सकते हो कि अधिक होगा, लेकिन कितना होगा ये नहीं बता सकते हो। कब तक, जब तक आपको Q और D का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, क्योंकि बिना Q और D के वैल्यू के म्यू का वैल्यू निकालना संभव नहीं है। अगली बात करते हैं इसकी, HCl में आता है तो ये थोड़ा कम 1.07 डिवाइड हो जाता है, क्योंकि फ्लोरीन से क्लोरीन की ऋणात्मकता कम होती है, तो यहाँ पर इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो भी कम हो रहा है। ये बता रहा है कि ये कम ध्रुवीय हो गया है, किससे, HF की तुलना में HCl कम ध्रुवीय हो गया। द्विध्रुव आघूर्ण जितना अधिक होगा वो उतना अधिक ध्रुवीय होगा, जितना कम होगा वो उतना कम ध्रुवीय होगा, लेकिन द्विध्रुव आघूर्ण अगर होगा तो ध्रुवीय जरूर होगा, राइट। अगर अगले की बात करें तो इसका आएगा बाबू 0.79 डिवाइड, तो इसकी बात करें तो इससे भी ये कम हो गया, राइट। और अगले की बात करें तो ये इसका भी हाफ हो जाएगा 0.38 डिवाइड, तो सबसे कम यहां पर द्विध्रुव आघूर्ण किसका है, HI का है। क्यों, क्योंकि I की ऋणात्मकता यहां पे सबसे कम है। अगली बात करते हैं कि ये द्विपरमाणुविक की थी। द्विपरमाणुविक में तो हम जान गए कि ऋणात्मकता के आधार पर पकड़ लेंगे, जिसकी ऋणात्मकता अधिक होगी वो ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण रखेगा और जिसकी कम होगी वो कम रखेगा। वैल्यू का जहां तक बताने का सवाल है तो हमको याद था, हम बता दिए। आपको निकालना होगा तो तभी निकलेगा जब Q और D का वैल्यू दिया रहेगा। इस तरह यौगिक को देखकर आप बता सकते हो कि किसका अधिक होगा और किसका कम होगा। कब, जब द्विपरमाणुविक होगा तब। अब हम लोग बात करते हैं इसी में बहुपरमाणुविक की। बहुपरमाणुविक में द्विध्रुव आघूर्ण के लिए कितने प्रकार आ सकते हैं। तो यहां जो है 2 नंबर में हम लोग लेके चल रहे हैं बहुपरमाणुविक। बहुपरमाणुविक क्या होगा, ठीक है। तो बहुपरमाणुविक में 2 से अधिक परमाणु होंगे, और यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यही आपको एग्जाम में डिस्टर्ब करता है। बहुपरमाणुविक में 2 से अधिक परमाणु होंगे और इनका जो द्विध्रुव आघूर्ण का मान होगा, यानी बहुपरमाणुविक अणुओं में जो द्विध्रुव आघूर्ण का मान होगा वो बंधन की ध्रुवता और कोण पर निर्भर करेगा। बंधन कैसा है और कोण कैसा है, वो सममित है कि असममित है, इस पर निर्भर करेगा। तो हम यदि असममित लेते हैं यानी कोणीय ज्यामिति वाले अणु को लेते हैं, असममित यानी कोणीय ज्यामिति वाले अणु को लेते हैं, तो वो द्विध्रुव आघूर्ण रखेगा। उसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो ध्रुवता है वो निरस्त नहीं होगी, वो नष्ट नहीं होगी, वो बरकरार रहेगी। कैसे, वो समझते हैं। तो जैसे हमने यहां पर एक अणु ले लिया H2O, तो O ले लिया, H2O में हम देख रहे हैं H2O में, तो हमने H2O में O ले लिया और इसका आकृति बनाया H, राइट। इसके ऊपर आंशिक रूप से प्लस है, यहां भी आंशिक रूप से प्लस है। अगर डिनोट करना चाहते हैं तो प्लस से माइनस की ओर इस तरह डिनोट होगा, या आंशिक रूप से क्या है, माइनस है, ठीक है। इसको हम डिनोट कर दिए इस तरह द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ पर माइनस है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि जब H2O का आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, 2 लोन पेयर होता है, तो ये अपना लोन पेयर को डिनोट करने के लिए दे दिए, क्योंकि ये लोन पेयर भी ये किसी परमाणु को प्रदान कर सकता है। जो दाता रहेगा, दाता से निकलकर ग्राही की ओर जाना चाहिए द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ दाता से ग्राही, यहाँ भी दाता से ग्राही। अब यहाँ पे लोन पेयर था, वो ऑक्सीजन किसी दूसरे परमाणु को दे सकता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन दाता हुआ तो दाता से निकलेगा द्विध्रुव आघूर्ण।
तो यहाँ जो आघूर्ण होगा, यहाँ पे आप देख लीजिए ऑलरेडी ऑक्सीजन माइनस है और माइनस दोनों ओर से प्लस को आकर्षित कर रहा है, प्लस यहाँ पे दे भी सकता है, तो यहाँ पे ध्रुवता बरकरार रहेगी और वो निरस्त नहीं होगी, यानी वो समाप्त नहीं होगी और ये ध्रुवीय होगा। और इसके लिए म्यू का मान होगा 1.84 डेबाई, यानी आपको अपने दिमाग में ये बैठा लेना है कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर मिल गया असममित कोणीय स्ट्रक्चर, या कोई ऐसा स्ट्रक्चर मिल गया जिसमें लोन पेयर रहे, या कोई ऐसा स्ट्रक्चर मिल गया जिसमें ऋणायन बीच में रहे और उसको धनायन आवेश प्रदान कर रहे हैं, तो उसमें द्विध्रुव आघूर्ण कभी भी निरस्त नहीं होगा, यानी शून्य नहीं होगा। एक इसी का उदाहरण ले रहे हैं H2S। अब इसी में A नंबर उदाहरण लिए थे, अब B नंबर उदाहरण ले रहे हैं H2S। गौर से देखिएगा H2S में क्या होता है, तो सेम यही कंडीशन होगी H2S में भी, क्योंकि O के नीचे है सल्फर, ऑक्सीजन परिवार का ही है, तो सल्फर आएगा यहाँ पे, यहाँ भी हाइड्रोजन आएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन आएगा, आंशिक रूप से प्लस होगा, आंशिक रूप से प्लस होगा, आंशिक रूप से माइनस होगा, और इसी तरह आपके द्विध्रुव आघूर्ण को दर्शाया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ऊपर एक इसके भी लोन पर रहेगा, दर्शाया जाएगा। लेकिन इसके भाई निरस्त नहीं हुआ ध्रुवता, इसका भी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होगा, समथिंग होगा, ये भी ध्रुवीय होगा, लेकिन H2O की अपेक्षा इसका कम होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की ऋणात्मकता अधिक थी और सल्फर की ऋणात्मकता क्या है, कम है। तो इसका जो म्यू का वैल्यू होगा, म्यू बराबर हो जाएगा 0.90 डिवाइड कंप्लीट। तो ये बात थी इसकी, और ये ध्यान रखिएगा ये क्या है, असममित हैं, कोणीय ज्यामिति वाले हैं। जब असममित यानी कोणीय ज्यामिति वाले मिल जाएं तो उनमें द्विध्रुव आघूर्ण कभी भी शून्य नहीं होगा, उनका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक ही होगा। अब देखना पड़ेगा किसकी ऋणात्मकता अधिक है और कम है। तो H2O और H2S में बात करें तो आपको यह पता चल गया कि इसमें H2O का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होगा। अब इसी के रिस्पेक्ट में हम NH3 लेके आ जाते हैं। C नंबर में देखिए NH3 लेके आ जाते हैं। आप कहिएगा कि NH3 में क्या होगा, ठीक है। तो NH3 में भी जब आप चलते हो तो N यहाँ बीच में रहता है और N के साथ 3 हाइड्रोजन लगे रहते हैं। इसकी जो आकृति होती है पिरामिडल चतुष्फलकीय होती है, सबको याद भी होगा। और यहाँ एक लोन पेयर होता है, तो आंशिक रूप से यहाँ प्लस होता है और इसके ऊपर आंशिक रूप से माइनस होता है नाइट्रोजन के ऊपर। ये प्लस से माइनस की ओर द्विध्रुव आघूर्ण चलता है, ध्रुवता चलती है। और गौर कीजिए इसमें एक लोन पेयर भी होता है जिसको शो किया जाएगा, क्योंकि यहां पे दाता हो गया नाइट्रोजन। एक स्थिति में ये ले भी रहा है, एक स्थिति में दे भी सकता है। तो और असमतलीय भी है, असममित है। अगर यही चतुष्फलकीय होता तो इसका ध्रुवीय होते हुए भी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो जाता, लेकिन ये चतुष्फलकीय नहीं होकर, समतलीय नहीं होकर असममित है, सममित नहीं होकर असममित है। असममित का मतलब आपको अभी भी पता चल गया, कोणीय हो या पिरामिडल स्ट्रक्चर हो। अगर चतुष्फलकीय है, वर्ग समतलीय है, रैखिक आकृति है, तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो जाएगा। भले ही कंपाउंड ध्रुवीय होगा, लेकिन द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर NH3 के म्यू की बात करें तो इसका म्यू बराबर होता है 1.94 डिवाई 1 नहीं सॉरी वो उल्टा हो गया, ये 49 डिवाई। इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो होता है 1.49 डिवाई। हम यहां से पकड़े कि यहां पे O था तो इसका अधिक होना चाहिए इससे भी। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ सल्फर, यहाँ नाइट्रोजन, तो ये भी तो ध्रुवीय होगा, इसका भी डिवाई होगा। लेकिन इसका उससे कम क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन की ऋणात्मकता भी ऑक्सीजन से क्या होती है, कम होती है। क्योंकि ऋणात्मकता का क्रम क्या बताए थे, FON। सबसे ज्यादा ऋणात्मक फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। तो यहाँ पे साफ देखते हैं कि नाइट्रोजन है और यहाँ पे कौन है, ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की ऋणात्मकता ज्यादा है तो वो ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण रखेगा। मतलब अगर इस तीनों कंपाउंड में पूछ दे तो किसी का भी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं है, लेकिन इस तीनों कंपाउंड में किसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होगा, तो ऑक्सीजन जो लगा है उसका। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की ऋणात्मकता क्या है, अधिक है, तो वो ज्यादा ध्रुवता उत्पन्न करेगा। प्लस ये कोणीय है यानी असममित है, राइट। अगले की ओर चलते हैं हम लोग सममित में। बहुपरमाणविक में ही एक आता है स्ट्रक्चर सममित का। सममित में क्या होता है वो देख लीजिए, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर करा देंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एक IIT फिटजी नीट वगैरह जो भी करना है आप करते रहिए, सारे प्रश्न इस पर आधारित आपके निकल जाएंगे। अगर आप सममित या रेखीय ज्यामिति वाले अणु को लेते हैं, सममित का मतलब आपको बता दिए, त्रिकोणीय हो, चतुष्फलकीय हो, वर्ग समतलीय हो, और रेखिक का मतलब लीनियर, पता ही आपको CO।
तो ऐसे अणुओं का जो सदिश का प्रकृति है, सदिश प्रकृति है, और विभिन्न बंधनों के जो द्विध्रुव होते हैं वो विभिन्न बंधन द्विध्रुवों के द्वारा एक दूसरे से निरस्त कर देते हैं। इनमें जो द्विध्रुव के बंधन होते हैं वो एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, उसकी ध्रुवता को निरस्त करने लगते हैं, यानी खत्म करने लगते हैं, जिसके कारण इनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो जाता है। ध्रुवीय होते हुए भी इनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो जाता है। लेकिन कंडीशन याद रखिएगा, अभी तक जो भी पीछे हम 3 बनाए थे उसमें ऋणायन बीच में था और धनायन किनारे किनारे था। लेकिन अब इस समय अधिकांश केस में क्या होगा, धनायन बीच में आएगा और ऋणायन किनारे किनारे रहेंगे। ध्यान रखिएगा, H2O में आप बनाए थे तो O ऋणायन था और H क्या था, धनायन था। यहाँ पे बीच में ऋणायन था, राइट। तो ऐसा जब भी कंडीशन है, जब बीच में ऋणायन रहे तो उस स्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण कभी भी शून्य नहीं होता है, अधिकांश केस में। अपवाद स्वरूप कुछ केस में हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो ध्रुवीय होते हुए भी शून्य हो जाएगा। इस प्रकार जो रैखिक सममित अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होगा, लेकिन द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, शून्य होगा। लेकिन जो यौगिक होगा वो क्या होगा, ध्रुवीय होगा। जैसे ध्यान दीजिए, अब रैखिक का उदाहरण आपको दे रहे हैं, ये भी बहुपरमाणुक है। जैसे आप एक रैखिक में चलिए CO2 में, तो CO2 में चलिएगा तो CO2 का आप स्ट्रक्चर फर्स्ट ईयर में बनाए हैं, C डबल बाउंड O डबल बाउंड O। आप क्लियरली दे सकते हैं, O के ऊपर माइनस, O के ऊपर माइनस, और यहां पर C के ऊपर क्या होगा, आंशिक रूप से प्लस। अब आवेश किधर से किधर जा रहा है, प्लस से माइनस की ओर, ये देखिए इस तरह, राइट। अब देखिए इधर भी एक ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन है, कार्बन से ऑक्सीजन की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहा है। जब इधर जाएगा ध्रुवता उत्पन्न होगी, तब तक क्या होगा, इधर वाला ऑक्सीजन खींच लेगा तो इधर ध्रुवता आ जाएगी। तो पता चलेगा कि यहाँ जो ध्रुवता उत्पन्न हो रही थी वो इस ऑक्सीजन के द्वारा क्या हो गई, निरस्त हो गई, मतलब समाप्त कर दी गई। मतलब ये ध्रुवीय तो है, लेकिन इसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान, म्यू का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें एक परमाणु के द्वारा दूसरे परमाणु की ध्रुवता नष्ट हो गई। आपको पहले ही बोले कि पीछे जो बनाए थे, जैसे H2O में बनाया था आपने तो O था, H था, तो आपने देखा था यहाँ ऋणायन था, यहाँ धनायन थे। NH3 में भी ऋणायन बीच में था और हाइड्रोजन यानी धनायन कहाँ थे, किनारे थे। या H2S में भी ऐसा ही केस था, लेकिन इसमें उल्टा हो गया है, धनायन बीच में है और ऋणायन कहाँ है, किनारे किनारे है, राइट। तो इस स्थिति को ध्यान में रखना। अधिकांश ऐसा जब केस मिलता है तो जब धनायन बीच में आ जाता है और ऋणायन किनारे किनारे आ जाते हैं, तो उस स्थिति में ध्रुवीय होते हुए भी उसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य हो जाता है। अब एक और उदाहरण सममित का आपको दे रहे हैं, एक के बाद B नंबर में देख लीजिए। B नंबर में आप CCl4 ले लीजिए, CCl4 में आप देख लीजिए, CCl4 में बहुत से बच्चों के दिमाग में रहता है CCl4 में द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, शून्य होगा। कैसे होगा, गौर कीजिए। C के साथ Cl लगा है, Cl लगा है, Cl लगा है, Cl लगा है, ये CH4 की तरह है, मतलब चतुष्फलकीय संरचना है। NH3 का पिरामिडल था, असममित था, ये CH4 की तरह है, सममित है, तो द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा। मतलब ये ध्रुवीय होते हुए भी द्विध्रुव आघूर्ण कम दिखाएगा, यानी शून्य दिखाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ के ऊपर आंशिक रूप से प्लस होगा, इन लोगों के ऊपर आंशिक रूप से क्या होगा, माइनस, क्योंकि ये ऋणात्मक है। आवेश का स्थानांतरण इस तरह होगा, ध्रुवता का, ये सदिश में हम क्लियर कर दिए। गौर कीजिए, अब देखिए इस प्लस से ये जब लेना इलेक्ट्रॉन चालू करेगा, यहाँ ध्रुवता उत्पन्न होगी, तब तक पता चलेगा कि ये ले रहा है, तब तक इधर वाला भी खींचने लगा, इधर वाला भी खींचने लगा, इधर वाला भी खींचने लगा। मतलब यहाँ जो ध्रुवता उत्पन्न हुई वो इसके अपने ही परमाणुओं के द्वारा क्या हो गई, नष्ट कर दी गई। तो इस स्थिति में भी म्यू यानी द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा, शून्य होगा। क्यों, क्योंकि ये सममित है, चतुष्फलकीय, राइट। त्रिकोणीय होता तो भी ऐसा ही होता, पिरामिडल होता तो द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता। गौर कीजिए, एक और C नंबर में हम ले लेते हैं, BF3 में ले लेते हैं। तो BF3 में लेते हैं तो बोरान को बीच में डालते हैं, F को तीनों ओर से डाल देते हैं। और आपको पता है ये क्या होता है, त्रिकोणीय होता है, सबको पता है। B के ऊपर आंशिक रूप से प्लस होगा, इसके ऊपर आंशिक रूप से क्या हो जाएगा, माइनस, चूंकि ये आयनिक में भी चला जाता है, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा ऋणात्मक है, तो इसमें आयनिक के लक्षण ज्यादा होते हैं, तो ये आयनिक कंपाउंड में भी इसका कैलकुलेशन हो जाता है। लेकिन मुख्यतः इसको ध्रुवीय में भी डाल सकते हैं क्योंकि आवेश है। अब जो स्थानांतरण है वो इस तरह होगा, धन से ऋण की ओर। ये कंडीशन आप देख लिए, ये सदिश का हो गया। इसमें भी आप देख रहे हैं कि धन बीच में है और ऋण कहाँ है, किनारे किनारे है। तो इस स्थिति में यहाँ भी म्यू का मान क्या होगा, शून्य होगा, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, शून्य होगा। अब सवाल उठा कि हम द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर क्या ज्ञात कर सकते हैं।
तो द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर हम यौगिक की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं कि वो ध्रुवीय है कि अध्रुवीय है, राइट। अब सवाल उठा कि विभिन्न प्रकार के यदि हम लोग को यौगिक दे दिए जाए और पूछा जाए कि किसमें द्विध्रुव आघूर्ण होगा और किसमें द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होगा तो हम कैसे बताएंगे। तो कुछ एग्जांपल हम आप लोग के सामने रख रहे हैं, गौर से देखिएगा। और आप लोग को 2 4 5 जो एक्सरसाइज है इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आपके लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ युग्म दिए जाते हैं और उसमें पूछता है कि किसमें द्विध्रुव आघूर्ण होगा, ठीक है। आपसे सवाल पूछ रहा है निम्न में किसमें द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब म्यू होगा, किसमें होगा ये बताना है आपको, ठीक है। पहला नंबर में आप क्या डाल सकते हो, तो पहले नंबर में आप अपने मन से जो भी आपके दिमाग में कंपाउंड आए डाल सकते हो। BF3 तथा NCl3 भी डाल सकते हो, BF3 तथा NCl3। दूसरे नंबर में आइए, पहले नंबर पे आप विचार करते रहिए, हम तो उत्तर बताएंगे ही। अगर आप दूसरे नंबर की बात करते हैं तो हम H2O और BF3 भी ले सकते हैं। H2O तथा BF3 ये सारे वही एग्जांपल हैं जो अभी हम बोर्ड पर समझाए थे ठीक पीछे। 3 नंबर में आपको एक और एग्जांपल जो पीछे समझाए थे उसमें ले सकते हो CO2 तथा H2S, ये भी अभी पीछे समझाए थे आप लोगों को बाबू। ये मान के चलिए 3 प्रकार के एग्जांपल हो गए, ठीक है। अब एक प्रश्न अब दूसरे प्रकार का ले लेते हैं हम। इसमें हम पूछ रहे हैं कि निम्न में कौन सा यौगिक द्विध्रुव आघूर्ण रखता है, ठीक है। कौन सा यौगिक द्विध्रुव आघूर्ण रखता है, इसमें हम डाल देते हैं बाबू CCl4 और CHCl3 भी डाल देते हैं हम लोग। CCl4 भी डालते हैं और CHCl3 भी डालते हैं, BF3 भी डाल देते हैं, H2O भी डाल देते हैं। और एक दो और कंपाउंड आप याद कीजिए, जैसे बेरिलियम फ्लोराइड होता है, BF2 भी डाल देते हैं और NH3 भी डाल देते हैं। तो BF2 भी डाल दिए और NH3 भी डाल दिए, राइट। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन द्विध्रुव आघूर्ण रखता है, मतलब किसमें म्यू है, किसमें म्यू है। हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग आधुनिक लोग हैं, मेहनत करना कम पसंद करते हैं, ठीक है। तो किसमें म्यू है मतलब द्विध्रुव आघूर्ण है। इन दोनों प्रश्नों को हल कीजिए। पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये BF3 है, ये NCl3 है। आप झटपट आइए, B को बनाइए, BF टोटल देखें आप, यहाँ ऋणायन आ जा रहा है आंशिक रूप से, साई का चिन्ह हम छोड़ रहे हैं, यहाँ क्या आ रहा है धनायन। NCl3 में आइएगा, N यहाँ पे बीच में होगा, Cl एंड ये Cl। यहाँ पर देखिएगा बाबू NCl नाइट्रोजन की ऋणात्मकता क्लोरीन से अधिक है, तो ये जो होगा माइनस में होगा और ये सब क्या होंगे प्लस में होंगे। आप देख लिए कि माइनस ऊपर केंद्र में है और प्लस है केंद्र में यहाँ पर। तो स्पष्ट आपको बताया कि जब माइनस आता है तो द्विध्रुव आघूर्ण होता है और प्लस आता है तो नहीं होता है। तो ये पहला केस हो गया। तो पहला केस में आपका आंसर इसमें क्या होगा, NCl3 होगा। इसमें जो आंसर है NCl3, इसमें द्विध्रुव आघूर्ण होगा और इसमें द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, शून्य होगा। ये पीछे भी आपको रिपीट कीजिए, गौर कीजिए। H2 और BF3 में जाते हैं तो आपको BF3 मिल गया है कि इसमें 0 होता है, तो इसमें 0 होता है तो H2O में 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ BF3 दोनों में है। BF3 की आकृति त्रिकोणीय होती है, त्रिभुजाकार, समतलीय, सममित होगी और धनायन बीच में है, लोन पेयर भी नहीं है। इस स्थिति में उसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होगा। H2O कोणीय था, NCl3 कैसा आ गया था, तो पिरामिडल हो गया था, राइट। गौर कीजिए। CO2 तो रैखिक है, तो CO2 का द्विध्रुव आघूर्ण इसी तरह शून्य हो जाएगा। H2S रैखिक नहीं है, वो कोणीय है H2O की तरह, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, H2S। तो ये आपके आंसर हो गए किनमें म्यू होगा, यानी द्विध्रुव आघूर्ण होगा। इसमें आपको बताना है तो CCl4 कैसा होता है बाबू, अभी जस्ट बताए थे आप लोग को, चतुष्फलकीय होता है, तो इसमें म्यू का मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। CHCl3 में 0 नहीं होगा, इसमें भी 0 होगा। H2O में 0 नहीं होगा, इसमें भी 0 होगा और इसमें भी 0 नहीं होगा। तो 0 नहीं होने वाले कौन कौन उत्तर है आपके, ये क्लोरोफॉर्म है, इसमें 0 नहीं होगा, H2O में 0 नहीं होगा और NH3 में 0 नहीं होगा। अब आप कहिएगा सर BF3 तो हमको आप बताए थे BF3, राइट, BF3 में 0 होगा, ये तो पहले बताया। CHCl3 में कैसे 0 नहीं होगा ये बताना है। CCl4 में 0 होगा ये भी बता चुके हैं। इसमें कैसे 0 होगा, तो देखिए BE और F, इसका स्ट्रक्चर रेखीय हो जाता है। रेखीय हो गया का मतलब द्विध्रुव आघूर्ण इसके पास नहीं होगा, ध्रुवीय होते हुए भी इसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा, शून्य होगा। NH3 की आकृति पे जाते हैं, त्रिकोणीय, H2O कोणीय यानी V से, और
क्लोरोफॉर्म की अब जो आकृति होती है आपको लगता है CCl4 की तरह होगी, नहीं, CCl4 की तरह नहीं होगी। क्लोरोफॉर्म आपको डिस्टर्ब कर सकता है, तो देख लीजिए क्लोरोफॉर्म में क्या होता है वो देख लीजिए। तो क्लोरोफॉर्म में C होगा, C के साथ ध्यान दीजिए 3 Cl तो लगे हुए हैं और एक H लगा हुआ है, राइट। यहां के ऊपर तो आंशिक रूप से क्या है, ऋण आवेश रहेगा और यहां पे आंशिक रूप से धन आवेश रहेगा, लेकिन यहां ऋण नहीं रहेगा, यहां भी क्या होगा, धन होगा। इससे क्या होगा कि कार्बन का भी जो शक्ति वो बढ़ेगा, ध्रुवता बढ़ेगा। ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे 0 हो जाएगा आवेश, तो ये इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का बंधन जो है हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन का यौगिक, ये अध्रुवीय होता है। तो यहाँ पर कोई आवेश नहीं आने के कारण ये इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो डिस्टर्बेंस कम हो गया। डिस्टर्बेंस कम हो गया तो इसमें कुछ ध्रुवता आएगी, लेकिन बहुत कम ध्रुवता आएगी, बहुत कम ध्रुवता आएगी, जो कि ध्रुवीय कहने के लिए तो होगा, और उसका द्विध्रुव गुण का मान भी 0 नहीं होगा, राइट। तो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे अध्रुवीय आ गया था और एक कॉर्नर इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। लेकिन अगर यहाँ पे Cl आ जाता तो ये भी आंशिक रूप से माइनस हो जाता, जैसा कि इसमें हो गया। तो ये चारों अब इसके द्विध्रुव गुण को निरस्त करने लगे, तो चारों ओर से ये निरस्त हो गया, चारों बंधन में निरस्त हो गया। चारों बंधन में निरस्त हो गया का मतलब ये द्विध्रुव गुण 0 रखेगा। लेकिन अगर यहाँ पे एक जगह हाइड्रोजन आ गया तो ये निरस्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन दोनों क्या है, समान विद्युत ऋणात्मकता वाले हैं, समान विद्युत ऋणात्मकता है, तो इनके बीच में आवेश का आदान प्रदान नहीं होगा। क्लियर। आगे देखिए, अगला एक दो और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो कि आपके लेवल में आपको डिस्टर्ब करते हैं। गौर कीजिएगा। अब हम लोग लेके चलते हैं 4 ऑप्शन वाले। आपसे बोल रहा है कि किसमें द्विध्रुव गुण का मान 0 होगा, ठीक है, और 4 ऑप्शन आपको दे दे CLF दे दिया, ठीक है। CLF के साथ साथ और क्या क्या डाल सकते हैं जो हम लोग पढ़े थे, उसी में हम लोग कुछ उदाहरण डाले। PCl3 डाल देते हैं, SiF4 डाल देते हैं, CFCl3 डाल देते हैं, ठीक है। तो PCl3 डाल देते हैं और SiF4 डाल देते हैं और CFCl3 डाल देते हैं, ठीक है। गौर से देखिए, पहली चीज ये द्विपरमाणुक है और दोनों की ऋणात्मकता में अंतर है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इसमें किसका द्विध्रुव गुण 0 होगा, ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ पे ये द्विपरमाणुक है और इनकी ऋणात्मकता में अंतर है। फ्लोरीन की ऋणात्मकता अधिक है और क्लोरीन की कम है, तो ये तो ध्रुवीय होगा और इसके द्विध्रुव गुण का मान 0 नहीं होगा। तो ये आपका उत्तर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये HCl जैसे बना था उसी तरह Cl सिंगल बॉन्ड क्या बनेगा, F। ये द्विपरमाणुक है, तो द्विपरमाणुक में जब अलग अलग ऋणात्मकता वाले तत्व आएंगे तो उनमें कभी भी द्विध्रुव गुण का मान 0 होने की कोई संभावना नहीं होती है। PCl3 में आते हैं, तो जब PCl3 में आते हैं तो P के साथ Cl लगाते हैं, Cl लगाते हैं, Cl लगाते हैं, एकदम सही है। Cl के ऊपर आंशिक रूप से माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आंशिक रूप से प्लस हो जाएगा, लेकिन इसके पास एक लोन पेयर भी रहेगा कि जो वो दे सकता है, आवेश का निर्धारण कर सकता है, ध्रुवता का संचरण कर सकता है, जिसके कारण इसका भी 0 नहीं होगा, ठीक है। और CFCl3 तो अभी अभी आपको बताए थे CHCl3 की तरह है, तो इस समय भी कंपाउंड एक बार बदल गया। तो जब CHCl3 का 0 नहीं हुआ था तो CFCl3 का भी 0 नहीं होगा। SiF4 में जब आते हैं तो SiF4 किसकी तरह हो गया, CH4 की तरह हो गया। Si में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन 4 लगे हैं, Si के साथ चारों फ्लोरीन लग जाएंगे बाबू आपके। जब चारों फ्लोरीन लग जाएंगे तो Si के ऊपर आंशिक रूप से प्लस होगा, इसके ऊपर आंशिक रूप से क्या होते जाएगा, माइनस होते जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा बाबू, इसकी ध्रुवता निरस्त हो जाएगी, मतलब इसके द्विध्रुव गुण का मान 0 होगा। मतलब इसमें सबसे कम या सबसे शून्य वाला कौन है, SiF4 है। क्यों है, ये सारे रीजन आपको बता दिए, पीछे बैक करते करते देखते रहिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में भी फिर आपको 4 ऑप्शन दे दे और बोले कि इसमें किसमें द्विध्रुव गुण पाया जाएगा, ठीक है। तो पाया जाएगा हम ले लेते हैं CCl4 ले लेते हैं, BF3 ले लेते हैं, BF3 ले लेते हैं। अब तो हमको पता चल गया कि 4 में हमको एक ही द्विध्रुव गुण वाला लेना है और 3 नहीं वाले लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे CCl4 ले लेते हैं, BF3 ले लेते हैं, NH3 ले लेते हैं, CO2 ले लेते हैं और आपसे सवाल करते हैं कि इसमें किसमें द्विध्रुव गुण पाया जाएगा। तो आप गौर से देखते रहिए, इसको समझते रहिए। CCl4 कैसा है, सममित है। जब सममित है तो इसका द्विध्रुव गुण क्या होगा, 0 होगा। ये कैसा है, सममित है, अभी अभी बताया त्रिकोणीय होती है, इसका भी द्विध्रुव गुण कितना होगा, 0 होगा। ये सममित नहीं है NH3, इसका द्विध्रुव गुण 0 नहीं होगा। μ ≠ 0,
और CO2 रैखिक है जो कि सममित है, इसका भी म्यू का मान क्या होगा, शून्य होगा, जो कि अभी अभी पीछे लेक्चर में ही आप लोगों को बताते गए हैं। तो आप लोग थोड़ा रिवर्स करके देख लीजिएगा। अगर आपसे पूछ दे कि किसका म्यू शून्य से अधिक होगा और उसमें कुछ उदाहरण दे दे, जैसे आपसे पूछा कि इसका म्यू ग्रेटर देन क्या होगा, शून्य, म्यू ग्रेटर देन शून्य का मतलब द्विध्रुव आघूर्ण शून्य से अधिक होगा। जैसे आपसे पूछ दिया H2O, CH4 दे दिया, CO2 दे दिया, N2 दे दिया, तो पहले ही बात में आप देखिए N2 आ गया, ये तो अध्रुवीय है, इसका तो शून्य हो ही जाएगा, म्यू बराबर। CO2 रैखिक है, अभी अभी बताए, CO2 का भी क्या होगा, म्यू बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। CH4 ये भी अध्रुवीय है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन अध्रुवीय यौगिक का उदाहरण है, तो इसका भी म्यू बराबर क्या होगा, शून्य होगा। किसका म्यू बराबर शून्य नहीं होगा, H2O का। तो किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होगा, H2O का। ये आपका उत्तर सही हो गया, H2O। यदि आपसे एक और प्रश्न पूछ सकता है कि NH3 में भी द्विध्रुव आघूर्ण होता है और NF3 में भी होता है, ध्यान दीजिए, NH3 है और NF3 है, ठीक है, ये म्यू लगा दिए हैं, म्यू NH3 और म्यू NF3, मतलब NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण है और NF3 का द्विध्रुव आघूर्ण है। आपसे पूछ दिया कि इसमें किसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान अधिक होगा, ठीक है, किसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान अधिक होगा। तो स्पष्टतः देखिए NH3 और NF3 दोनों का एक ही साथ चलेगा, दोनों का जो कैलकुलेशन एक ही साथ होगा, N के साथ यहां H लगेगा, यहां H लगेगा, यहां H लगेगा, लोन पेयर रहेगा, यहां आप शो करोगे आंशिक रूप से प्लस, ध्यान दीजिएगा, और यहां आंशिक रूप से माइनस। आगे इसका संचरण धनायन से ऋणायन की ओर इस तरह होगा, ध्रुवता इस तरह जाएगी और ये लोन पेयर है इस तरह जाएगा, राइट। इसको शो कीजिए, NF3 को शो कीजिए, N बीच में रह गया और F फिर तीन साइड में लग गए। आप क्लियरिफाई कीजिए, पहले आप क्लियरिफाई कीजिए। यहां तो हाइड्रोजन की ऋणात्मकता कम थी तो धनायन हो गया, क्या फ्लोरीन जो लगा इसकी ऋणात्मकता कम है, नहीं, फ्लोरीन की ऋणात्मकता नाइट्रोजन से क्या है, अधिक है, तो ये फ्लोरीन आंशिक रूप से माइनस में होगा और ये आंशिक रूप से क्या होगा, प्लस में। और यहां पर जो ध्रुवता का संचरण है वो लोन पेयर के कारण जाएगा और यहां पर प्लस से माइनस की ओर, मतलब इस तरह होगा, ठीक है। तो आपको दिखाई दिया यहां पर धनायन से ऋणायन केंद्रीय परमाणु की ओर जा रहा था, यहां केंद्रीय परमाणु से ऋणायन की ओर आ रहा है। दोनों में अंतर देख लीजिए, एक में केंद्रीय परमाणु माइनस है, एक में प्लस है। और आपको बार बार बोले थे कि जब भी केंद्रीय परमाणु के ऊपर प्लस हो तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान कम होगा, न्यून होगा या शून्य भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे शून्य नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर है, लोन पेयर के कारण ये ध्रुवता को बरकरार रखेगा, तो ये शून्य नहीं होगा, लेकिन हाँ कम जरूर होगा, क्योंकि ये तीन बॉन्ड जो है ये निरस्त हो चुके हैं। ये क्या हो चुके हैं, पूरी तरह से आपस में एक दूसरे का प्रतिकर्षण करके समाप्त हो चुके हैं। लेकिन यहां पर जो है समाप्त नहीं हो पाए हैं, क्योंकि यहां पर धनायन किसको दे रहे हैं, ऋणायन को दे रहे हैं, ठीक है। तो ये 1 2 3 तीनों के तीनों दे रहे हैं किसको, ऋणायन को। तो जब तीन आदमी किसी एक आदमी को कोई चीज देता है तो एक आदमी को लेने में कोई दिक्कत नहीं है, झटपट ले लेता है। लेकिन अगर तीन आदमी किसी एक ही आदमी से इलेक्ट्रॉन लेने लगे तो वहां पे अब थोड़ा क्या होता है, दिक्कत हो जाती है। एक आदमी दूसरे आदमी से लड़ाई करता है कि पहले हम ले ले। इस चक्कर में क्या होता है कि कोई नहीं ले पाता है और वो जेने वाला बेचारा है वो भी कंफ्यूज रहता है और द्विध्रुव आघूर्ण का मान निरस्त हो जाता है। लेकिन लोन पेयर बरकरार रहने के कारण इसमें कुछ आता है, यानी कि NH3 का जो द्विध्रुव आघूर्ण का मान होगा वो NF3 से क्या होगा, अधिक होगा। दैट इज योर पॉइंट। तो इतने हमने एग्जांपल दिए द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में और हर एक चीजों को क्लियर किया। अगले लेक्चर वीडियो में हम लोग वांडर वाल्स बल पे चर्चा करेंगे, जैसा कि आप लोग का रिक्वेस्ट आया है। तो हम लोग का क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार कंप्लीट हो जाएगा। तब हम आकृति में जो आपकी दिक्कत थी, आकृति बनाने में, समन्वय संख्या निकालने में, उनको भी बाई फिगर इसी तरह छोटे छोटे वीडियो के द्वारा क्लियर करते रहेंगे। ये सेकेंड स्टेज का वीडियो है, शुरू से अंत तक देखिए। इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई आपका प्रश्न है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं या कहीं आपको दिक्कत महसूस होती है तो कॉल भी कर सकते हैं। और आगे निरंतर इसी तरह मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी। धन्यवाद।